अध्याय 16 हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। ये बात 1993 की है। कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में एक बैंक ने डेयर स्मिथ नाम के 23 साल के एक स्टॉक ब्रोकर को काम पर रखा था। एबॉट्सफोर्ड अपेक्षाकृत छोटा उपनगर था जो पास स्थित वैंकूवर की छाया में बसा था, जहां अधिकांश बड़े व्यापारिक सौदे किए जा रहे थे। स्थान और इस तथ्य को देखते हुए कि डेयर स्मिथ नौसिखिया थे, कोई भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक साधारण सी दैनिक आदत की बदौलत तेजी से प्रगति की। डेयर स्मिथ हर सुबह की शुरुआत डेस्क पर 2 जार रख कर करते थे। एक में 120 पेपर क्लिप्स रहते थे, दूसरा खाली रहता था। जैसे ही वे दिन के लिए काम करने को तैयार हो जाते थे तो वे सेल्स कॉल करते थे। इसके तत्काल बाद वे एक पेपर क्लिप खाली जार में डालते थे और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। जैसा उन्होंने मुझसे कहा, हर सुबह मैं 120 पेपर क्लिप्स से आरंभ करता था और तब तक फोन करता रहता था जब तक कि मैं इन्हें खाली जार में नहीं डाल दूं। मात्र 18 माह में डेयर स्मिथ ने $50 लाख फर्म को दिए। 24 वर्ष की आयु में उन्हें $75,000 प्रति वर्ष मिलने लगे, जो आज के $1,25,000 के बराबर है। बहुत कम अवधि में किसी अन्य कंपनी में उन्हें 6 अंकों का वेतन देने वाली नौकरी मिल गई। मैं इस तकनीक का उल्लेख पेपर क्लिप्स रणनीति के रूप में करना पसंद करता हूं और वर्षों से मैंने उन पाठकों से सुना है जिन्होंने इसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया है। एक महिला जब भी अपनी किताब का एक पेज लिखती थी, एक कंटेनर से दूसरे में एक हेयर पिन शिफ्ट करती थी। एक अन्य व्यक्ति पुश अप के प्रत्येक सेट के बाद एक डिब्बे से दूसरे में कंचे शिफ्ट किया करता था। प्रगति करना संतोष देता है और इसको देखने में माप जैसे पेपर क्लिप्स या बालों का पिन या कंचे आपके विकास के साक्ष्य देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये आपके व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं और किसी गतिविधि में तात्कालिक संतुष्टि का कुछ भाग जोड़ देते हैं। दिखने वाले माप कई प्रकार के होते हैं। फूड जर्नल्स, वर्कआउट लॉग्स, लॉयल्टी लंच कार्ड्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर प्रोग्रेस बार, पुस्तक की पेजों की संख्या भी माप हो सकती है, लेकिन अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका हैबिट ट्रैकर है। आदतें को किस तरह बनाए रखें। हैबिट ट्रैकर एक सरल उपाय है जो बताता है कि आपने आदत का पालन किया या नहीं। इसका सबसे बुनियादी रूप कैलेंडर पर क्रॉस लगाकर गिनना है कि आपने रूटीन अपनाई है या नहीं। उदाहरण के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप ध्यान करते हैं, उन प्रत्येक तिथि पर क्रॉस का निशान X लगाइए। जैसे ही समय आगे निकलेगा, आदत के पालन का रिकॉर्ड कैलेंडर में होगा। अनगिनत लोगों ने इस तरह अपनी आदतों पर नजर रखी, लेकिन शायद इनमें सबसे प्रसिद्ध बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। 20 साल की उम्र में फ्रैंकलिन हर जगह एक छोटी पुस्तिका लेकर जाते थे। 13 व्यक्तिगत गुणों को ट्रैक करने के लिए करते थे। इसी सूची में कोई समय बर्बाद नहीं करना, हमेशा किसी उपयोगी कार्य में लगे रहना और तुच्छ वार्तालाप से बचना आदि लक्ष्य शामिल थे। प्रत्येक दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी पुस्तिका खोलते थे और अपनी प्रगति दर्ज करते थे। माना जाता है कि जेरी सेनफेल्ड हैबिट ट्रैकर का उपयोग करते थे ताकि वे चुटकुले लिखने की अपनी आदत से जुड़े रहे। डॉक्यूमेंट्री कॉमेडियन में वे बताते हैं कि उनका लक्ष्य हर दिन चुटकुले लिखने की कड़ी को कभी नहीं तोड़ना है। दूसरे शब्दों में वे इस बात पर केंद्रित नहीं रहते हैं कि कोई विशेष मजाक कितना अच्छा या बुरा है या वे कितना प्रेरित अनुभव करते हैं। वे सिर्फ अपनी आदत को प्रदर्शित करने और उसमें कुछ जोड़ने पर केंद्रित होते हैं। कड़ी को कभी तोड़े नहीं, ये एक सशक्त मंत्र है। सेल्स कॉल की कड़ी को मत तोड़ो, आप सफल कारोबार की किताब लिख देंगे। वर्कआउट की कड़ी को मत तोड़ो, आप उम्मीद से पहले ही फिट हो जाएंगे। हर दिन कुछ बनने की कड़ी को मत तोड़ो और आपका पोर्टफोलियो प्रभावशाली हो जाएगा। हैबिट ट्रैकिंग इसलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें व्यवहार बदलने के कई नियमों का लाभ मिलता है। ये व्यवहार को स्पष्ट, आकर्षक और संतोषप्रद बनाती है। आइए प्रत्येक को अलग करके देखें। लाभ 1, हैबिट ट्रैकिंग स्पष्ट होती है। अपने अंतिम कार्य को रिकॉर्ड करने से एक ट्रिगर बनता है जो आपके अगले कार्य को आरंभ कर सकता है। हैबिट ट्रैकिंग स्वाभाविक रूप से आपके कैलेंडर पर X की रेखा या आपके
खाने के रिकॉर्ड में भोजन की सूची जैसे देखे जाने योग्य संकेतों की श्रृंखला बनाती है। जब आप कैलेंडर पर नजर डालते हैं और रेखा को देखते हैं तो आपको फिर से कार्य करने की याद आती। शोध से पता चलता है कि जो लोग वजन कम करने, धूम्रपान छोड़ने और रक्तपात को कम करने जैसे लक्ष्यों पर अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, उन सभी में उनकी तुलना में बेहतर सुधार की संभावना होती है जो ऐसा नहीं करते। 1600 से अधिक लोगों के अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने रोजाना के भोजन का रिकॉर्ड रखा उसका वजन उन लोगों की तुलना में 2 गुना घट गया जिन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। एक व्यवहार पर नजर रखने मात्र से इसे बदलने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। हैबिट ट्रैकिंग आपको ईमानदार बनाए रखती है। हम में से ज्यादातर लोगों का अपने व्यवहार के प्रति विकृत दृष्टिकोण होता है। हम सोचते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं जबकि हम उतना बेहतर नहीं कर रहे होते हैं। मापन हमारे अपने व्यवहार से अपने अंधेपन को दूर करने का तरीका प्रदान करता है और ध्यान में लाता है कि प्रत्येक दिन वास्तव में क्या हो रहा है। कंटेनर में पेपर क्लिप्स पर एक नजर डालने से आप तुरंत जान जाते हैं कि आपने कितना काम किया है या नहीं किया है। जब साक्ष्य ठीक आपके सामने होता है तो खुद से झूठ बोलने की संभावना कम होती है। लाभ 2, हैबिट ट्रैकिंग आकर्षक होती है। प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति होता है। जब हमें संकेत मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह हैबिट ट्रैकिंग का अभिप्रेरणा पर व्यसनकारी प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। किसी बुरे दिन ये विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकती है। जब आप निराश महसूस कर रहे होते हैं तो आपके द्वारा पहले से की गई सभी प्रगति को भूलना आसान होता है। हैबिट ट्रैकिंग आपकी कड़ी मेहनत का देखे जाने योग्य प्रमाण प्रदान करती है। आप कितनी दूर आ रहे हैं उसका एक सूक्ष्म रिमाइंडर। आप प्रत्येक सुबह जो खाली वर्ग देखते हैं वो आपको आरंभ करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि आप रेखा को तोड़कर अपनी प्रगति नहीं खोना चाहते हैं। हैबिट ट्रैकिंग संतोषजनक होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। ट्रैकिंग स्वयं पुरस्कार का रूप बन सकती है। अपनी कार्य सूची से एक आइटम को हटाना, अपने वर्कआउट लॉग में एक प्रविष्टि को पूरा करना या कैलेंडर पर एक क्रॉस अंकित करना संतोषजनक होता है। परिणामों को बढ़ता देखना आपको अच्छा लगता है, चाहे आपके निवेश पोर्टफोलियो का आकार हो या आपकी पुस्तक की पांडुलिपि की लंबाई हो। और यदि अच्छा अनुभव होता है तो आपके टिके रहने की अधिक संभावना होती है। हैबिट ट्रैकिंग गेंद पर नजर रखने में आपकी मदद करती है। आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप 6 पैक एब्स का शरीर बनाने पर केंद्रित नहीं हो जाते हैं। आप केवल लकीर को जीवित रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस तरह का व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। सारांश में हैबिट ट्रैकिंग नंबर 1 देखे जाने योग्य संकेत बनाती है जो आपको कार्य करने के लिए याद दिला सकती है। नंबर 2 स्वाभाविक रूप से प्रेरित कर रही होती है क्योंकि आप जो प्रगति कर रहे हैं उसे देख सकते हैं और उसे खोना नहीं चाहते। और नंबर 3 तब संतोषजनक महसूस कराती है जब आप अपनी आदत का एक और सफल उदाहरण रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हैबिट ट्रैकिंग देखे जाने योग्य प्रमाण प्रदान कराती है कि आप जिस तरह का व्यक्ति बनने की इच्छा रखते हैं उसके लिए वोट डाल रहे हैं जो तात्कालिक और आंतरिक संतुष्टि का आनंददायक रूप है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि यदि हैबिट ट्रैकिंग इतनी उपयोगी है तो मैंने इसके बारे में चर्चा करने से पहले इतनी प्रतीक्षा क्यों की। सभी लाभों के बावजूद मैंने इस पर चर्चा अब तक एक साधारण कारण से नहीं की थी। बहुत से लोग ट्रैकिंग और मापने के विचार का विरोध करते हैं। ये एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है क्योंकि ये आपको 2 आदतों पर विवश करता है। आप जिस आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसे ट्रैक करने की आदत। जब आप पहले से ही किसी आहार योजना का पालन करने के लिए जूझ रहे हैं तो कैलोरी की गिनती परेशानी की तरह लगती है। जब आपके पास करने के लिए काफी काम हो तो हर बिक्री कॉल को लिखना थकाऊ लगता है। ये कहना आसान लगता है, मैं सिर्फ थोड़ा कम भोजन लूंगा या मैं खूब कोशिश करूंगा या मैं इसे करना याद रखूंगा। लोग अनिवार्य रूप से मुझे ऐसी बातें बताते हैं जैसे मेरे पास एक निर्णय पत्रिका है लेकिन काश मैंने इसका अधिक उपयोग किया होता, या मैंने एक सप्ताह अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड किया लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं वहां अपने आप ही गया। मैंने एक बार अपनी कैलोरी ट्रैक करने के लिए फूड लॉग बनाया। मैं इसे सिर्फ एक बार के भोजन के लिए करने में कामयाब रहा और फिर छोड़ दिया। ट्रैकिंग सभी के लिए नहीं है और आपके पूरे जीवन को मापने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगभग
लगभग हर किसी को इसका फायदा किसी न किसी रूप में मिल सकता है, भले ही ये केवल अस्थायी हो। हम ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जहां भी संभव हो मापना को संचालित किया जाना चाहिए। आप शायद ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप जाने बिना ही कितना ट्रैक कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ये बताता है कि आप खाने के लिए कितनी बार जाते हैं। आपका फिटबिट ये दर्ज करता है कि आप कितने कदम उठाते हैं और कितनी देर तक सोते हैं। आपका कैलेंडर रिकॉर्ड करता है कि आप प्रत्येक वर्ष कितने नए स्थानों की यात्रा करते हैं। एक बार जब आप डेटा हासिल करना जान जाते हैं तो अपने कैलेंडर में एक नोट जोड़ दें और प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने इनकी समीक्षा करें, जो हर दिन इसे ट्रैक करने की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। दूसरा, मैन्युअल ट्रैकिंग आपकी सबसे महत्वपूर्ण आदतों तक सीमित होनी चाहिए। चिटपुट रूप से 10 आदतें ट्रैक करने की बजाय एक आदत को ट्रैक करना बेहतर होता है। अंत में आदत बनने के तुरंत बाद प्रत्येक माप को रिकॉर्ड करें। व्यवहार का पूरा होना वो संकेत है कि उसे लिखा जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण आपको आदत ट्रैकिंग के साथ अध्याय 5 में वर्णित आदत को क्रमबद्ध करने की विधि को संयोजित करने की गुंजाइश देता है। आदत को क्रमबद्ध करने प्लस आदत को ट्रैक करने का फॉर्मूला। नंबर 1, एक सेल्स कॉल के लिए फोन पूरा करने के बाद मैं एक पेपर क्लिप्स हटाऊंगा। नंबर 2, जैसे ही मैं जिम में एक सेट पूरा करूंगा मैं इसे वर्कआउट जर्नल में लिखूंगा। नंबर 3, अपनी प्लेट डिश वॉशर में डाल देने के बाद मैं लिखूंगा कि मैंने क्या खा लिया है। ये रणनीतियां आदतों की ट्रैकिंग को आसान बना सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप उस व्यक्ति की तरह नहीं हैं जो अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करने में आनंद लेता है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ सप्ताह का मापन गहन जानकारी वाला लगेगा। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि आप वास्तव में अपना समय कैसे बिता रहे हैं। इसी कारण कहा जाता है कि किसी न किसी बिंदु पर हर आदत की लकीर समाप्त हो जाती है और किसी भी एकल माप से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जब आपकी आदतें पटरी से उतरने लगे तो उसके लिए एक अच्छी योजना हो। जब आदत छूट जाए तो किस तरह तत्काल उसे प्राप्त करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी आदत को लेकर कितने निरंतर हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जीवन आपको किसी बिंदु पर बाधित कर देगा। पूर्णता संभव नहीं होती। ज्यादा वक्त नहीं निकलेगा कि कोई आपात स्थिति पैदा हो जाएगी। आप बीमार हो जाते हैं या आपको काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है या आपके परिवार को आपके समय की थोड़ी अधिक जरूरत होती है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुद को एक सरल नियम की याद दिलाने की कोशिश करता हूं। कभी भी 2 बार चूक मत करो। यदि मैं एक दिन चूक जाता हूं तो मैं जितनी जल्दी संभव हो सके उसे वापस पाने के लिए प्रयास करता हूं। एक वर्कआउट चूक सकता है, लेकिन मैं लगातार 2 बार चूक करने नहीं जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं एक पूरा पिज्जा खा जाऊं, लेकिन इसके बाद स्वस्थ भोजन भी ग्रहण करूंगा। मैं परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूं। जैसे ही एक लकीर समाप्त होती है तो मैं अगली एक पर शुरू हो जाता हूं। पहली गलती कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। बार बार होने वाली गलतियों की सर्पिली रेखा आपको नुकसान देती है। एक बार चूक संयोगवश हो सकती है, 2 बार चूक होना एक नई आदत की शुरुआत होती है। यही विजेताओं और हारे लोगों के बीच खास अंतर है। कोई भी खराब प्रदर्शन कर सकता है, खराब वर्कआउट कर सकता है या काम पर एक खराब दिन हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से पलटते हैं। किसी आदत के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी पुनः प्राप्ति तेजी हो। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इससे जुड़े रहना चाहूंगा, भले ही मैं एक आदत के रूप में या पूरी तरह से मैं जैसा चाहूं वैसा नहीं कर सकूं। अक्सर हम अपनी आदतों के साथ एक या कुछ भी नहीं के चक्कर में गिर जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या ये सोच है कि यदि आप सटीकता से कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ये महसूस तक नहीं होता है कि आपके बुरे दिनों में ये कितना मूल्यवान रहता है। बर्बाद हुए दिन आपको उससे अधिक चोट पहुंचाते हैं जितने सफल दिन आपकी मदद करते हैं। यदि आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक ले जाएगा, लेकिन आपको $100 की स्थिति में वापस
वापस लौटने के लिए केवल 33% नुकसान की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में 33% हानि से बचना उतना ही मूल्यवान है जितना कि 50% लाभ प्राप्त करना। जैसा कि चार्ली मंगेशकर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम, इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित नहीं करें। यही कारण है कि बुरे वर्कआउट्स अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सुस्त दिन और बुरे वर्कआउट्स आपके पिछले अच्छे दिनों से अर्जित चक्रवृद्धि लाभ को बनाए रखते हैं। बस कुछ करते रहें, 10 स्क्वाट्स, 5 स्प्रिट्स, 1 पुशअप्स, वास्तव में कुछ करना ही बहुत बड़ा होता है। शून्य मत डालो, नुकसान को आपके चक्रवृद्धि लाभ को मत खाने दो। आपके अलावा हमेशा ये अहम नहीं होता है कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति बनने की है जो वर्कआउट चूकता नहीं है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो प्रशिक्षण लेना आसान होता है, लेकिन जब आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो वहां दिखना महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप उम्मीद से कम करें, 5 मिनट के लिए जिम जाने से आपके प्रदर्शन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन ये आपकी पहचान की पुष्टि करता है। व्यवहार परिवर्तन में सब या कुछ नहीं चक्कर एक खतरा है जो आपकी आदतों को पटरी से उतार सकता है। एक अन्य संभावित खतरा, खासकर यदि आप हैबिट ट्रैकिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो आप गलत चीजों को माप सकते हैं। आदत को कब ट्रैक करना है, कब नहीं, ये समझना। मान लीजिए आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका शेफ अच्छा कर रहा है। सफलता को मापने का एक तरीका इस पर नजर रखना है कि प्रत्येक दिन कितने ग्राहक भोजन का भुगतान करते हैं। यदि अधिक ग्राहक आते हैं तो भोजन अच्छा होना चाहिए, यदि कम ग्राहक आते हैं तो कुछ गलत होना चाहिए। हालांकि ये माप दैनिक राजस्व केवल इस बात की सीमित तस्वीर देता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। कोई भोजन का भुगतान करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने भोजन का आनंद लिया है। ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि असंतुष्ट ग्राहक भोजन करके और भाग निकलें। वास्तव में यदि आप केवल राजस्व को माप रहे हैं तो भोजन खराब भी हो सकता है, लेकिन आप इसकी भरपाई मार्केटिंग या छूट या किसी अन्य विधि से करते हैं। इसकी बजाय ये ट्रैक करना अधिक प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक आपका भोजन पूरी तरह समाप्त करते हैं, और इसकी बजाय ये ट्रैक करना अधिक प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक आपका भोजन पूरी तरह समाप्त करते हैं, या शायद उन ग्राहकों को प्रतिशत जो उदारता के साथ टिप छोड़ते हैं। किसी विशेष व्यवहार को ट्रैक करने का नकारात्मक पक्ष ये है कि हम उसके पीछे के उद्देश्य की बजाय संख्या से प्रेरित हो जाते हैं। यदि आपकी सफलता को त्रैमासिक आय के आधार पर मापा जाता है तो आप त्रैमासिक आय के लिए बिक्री राजस्व और लेखांकन को उसके अनुकूल करेंगे। यदि आपकी सफलता को पैमाने पर कम संख्या में मापा जाता है तो आप स्केल पर कम संख्या के लिए अनुकूल करेंगे। भले ही इसका मतलब है कि क्रश डाइट, जूस क्लेस और वसा घटाने की गोलियां लेना ही क्यों नहीं हो। मानव मन सिर्फ जीत चाहता है, चाहे जो खेल खेला जा रहा हो। ये खतरा जीवन के कई क्षेत्रों में स्पष्ट होता है कि हम सार्थक काम करने की बजाय लंबे समय तक काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम स्वस्थ होने के बारे में जितना केंद्रित होते हैं उससे ज्यादा हम 10,000 कदम चलने की परवाह करते हैं। हम सीखने, जिज्ञासा और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देने की बजाय मानकीकृत प्रशिक्षणों के लिए सिखाते हैं। संक्षेप में, हम उस बात के लिए अनुकूलित होते हैं जिसे माप सकें। जब हम गलत माप चुनते हैं तो हम गलत व्यवहार प्राप्त करते हैं। इसे कभी कभी गुड हार्ट विधि के रूप में जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री चार्ल्स गुड हार्ट के नाम पर रखा गया सिद्धांत है, जो कहता है जब एक उपाय लक्ष्य बन जाता है तो ये अच्छा उपाय नहीं रहता है। माप केवल तब उपयोगी होता है जब ये आपका मार्गदर्शन करता है और संदर्भ को एक बड़े चित्र में जोड़ता है, ना कि तब जब आपका उपयोग करता है। प्रत्येक संख्या समग्र प्रणाली की फीडबैक का अंश मात्र है। हमारी डेटा संचालित दुनिया में हम संख्याओं को ज्यादा करके आंकते हैं और कोई भी चीज जो स्पष्ट, नर्म और मुश्किल से निर्धारित की जाने वाली होती है उसका मूल्य कम आंकते हैं। हम गलत सोचते हैं कि जिन कारकों को हम माप सकते हैं केवल वही कारक मौजूद होते हैं। आप किसी चीज को माप सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी चीज को माप नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि हैबिट ट्रैकिंग को उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण होता है। अपनी आदत को रिकॉर्ड करना और प्रगति को ट्रैक करना संतोषजनक एहसास दे सकता है, लेकिन माप केवल एक चीज नहीं है जो
मायने रखती हैं। इसके अलावा प्रगति को मापने के कई तरीके होते हैं और कभी कभी फोकस को पूरी तरह से शिफ्ट करने से भी मदद मिलती है। यही कारण है कि बिना पैमाने की जीत वजन घटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। इसलिए यदि आप केवल उस संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी प्रेरणा शिथिल हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी त्वचा बेहतर दिखाई देती है, या आप पहले उठने लगे हैं, या आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ी है। ये सभी आपके सुधार को ट्रैक करने के उचित तरीके हैं। यदि आप पैमाने के संख्या से प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं तो शायद एक अलग माप पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, जो आपको प्रगति के ज्यादा संकेत देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने सुधार को कैसे मापते हैं, लेकिन हैबिट ट्रैकिंग आपकी आदतों को अधिक संतोषजनक बनाने का सरल तरीका प्रदान करती है। प्रत्येक माप थोड़ा सा प्रमाण प्रदान करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इससे अच्छी तरह से काम करने की तात्कालिक खुशी का संक्षिप्त क्षण भी मिलता है। अध्याय का सार। नंबर 1, सबसे ज्यादा संतुष्ट का अनुभव तब होता है जब आप प्रगति को महसूस करते हैं। नंबर 2, आदत को ट्रैक करना ये मापने का सरल तरीका है कि क्या आपकी कोई आदत बनी है, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस का निशान लगाना। नंबर 3, हैबिट ट्रैकिंग और माप के अन्य देखे जाने योग्य रूप आपकी प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य देकर आपकी आदत को संतोषप्रद बना सकते हैं। नंबर 4, कड़ी को कभी नहीं तोड़ें, आपकी आदत की रेखा को जीवित रखें। नंबर 5, दोबारा करने से कभी चूकिए मत। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो जितनी जल्द संभव हो सके पटरी पर आ जाइए। नंबर 6, सिर्फ इसलिए कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है कि आप उसका मापन कर सकते हैं। अध्याय 17, किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज को बदल सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में एक पायलट के तौर पर काम करने के बाद रोजर फिशर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई की और 34 साल बातचीत और संघर्ष प्रबंधन की विशेषज्ञता में बिताए। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की और कई देशों तथा विश्व के नेताओं के साथ शांति समाधानों, बंधक संकटों, कूटनीति समझौतों पर काम किया। लेकिन जब 1970 और 1980 के दशक में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था, तब फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। जिस समय फिशर का ध्यान उन रणनीतियों को डिजाइन करने पर केंद्रित था जो परमाणु युद्ध को रोक सकती थी, तब उन्होंने परेशान करने वाला एक तथ्य देखा था। किसी भी राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड लॉन्च करने की सुविधा है जो लाखों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी किसी को मरते नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हमेशा हजारों मील दूर रहेंगे। मेरा सुझाव काफी सरल था। उन्होंने 1981 में लिखा, छोटे से कैप्सूल में परमाणु कोड को डालें और फिर एक स्वयंसेवक के दिल की ठीक बगल में उस कैप्सूल का प्रत्यारोपण कर दें। राष्ट्रपति के साथ चलते हुए वो स्वयंसेवक अपने पास कसाई वाला भारी चाकू रखें। अगर कभी कोई राष्ट्रपति परमाणु हथियारों को दागना चाहते हैं तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका ये होगा कि वे सबसे पहले अपने हाथों से किसी इंसान को मारें। राष्ट्रपति कहेंगे, जॉर्ज मुझे खेद है, लेकिन दसियों लाखों लोगों को मर जाना चाहिए। उन्हें किसी और देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत्यु क्या है, एक निर्दोष इंसान की मृत्यु क्या है। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, इससे वास्तविकता से सामना होगा। जब मैंने पेंटागन के मित्रों को बताया तो उन्होंने कहा कि माय गॉड, ये बहुत ही भयानक है। किसी को मारने से राष्ट्रपति का फैसला विकृत हो जाएगा। वे कभी भी बटन को नहीं दबाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमने अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के महत्व को कवर किया है। फिशर का सुझाव चौथे नियम के विपरीत है, इसे तुरंत असंतोषजनक बना दें। जिस तरह हमारे उस अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना होती है जब अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हमारे उस अनुभव से बचने की अधिक संभावना होती है जब अंत दर्दनाक होता है। दर्द प्रभावी शिक्षक होता है। यदि कोई असफलता दर्दनाक होती है तो वो दिमाग में छप जाती है। यदि असफलता अपेक्षाकृत दर्द रहित होती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितनी तात्कालिक और अधिक बड़ी गलती होती है, उतनी ही तेजी से आप उससे सीख लेंगे। बुरी समीक्षा की चेतावनी एक प्लम्बर को काम अच्छा करने के लिए बाध्य करती है। ग्राहक के कभी नहीं लौटने की संभावना से कोई रेस्तरां अच्छा भोजन बनाने लगता है। गलत रक्त वाहिका को काटने की कीमत एक सर्जन को मानव शरीर रचना विज्ञान में महारत हासिल करने और सावधानी पूर्ण ऑपरेशन करने के लिए बाध्य करती है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। जितना अधिक तत्काल दर्द होता है, उस व्यवहार की उतनी ही
कम संभावना होती है। यदि आप बुरी आदतों को रोकना चाहते और गैर सेहतमंद व्यवहारों को खत्म करना चाहते हैं तो कार्रवाई में त्वरित कीमत को जोड़ना उनकी संभावना को कम करने का शानदार तरीका है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह हमारे काम आती है और इससे उनका परित्याग करना कठिन हो जाता है। इस संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे पता है वो है व्यवहार से जुड़े सजा की गति को बढ़ाना। कार्रवाई और परिणामों के बीच अंतर नहीं हो सकता। जितनी जल्दी कोई कार्य तत्काल परिणाम देता है व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जब विलंब से भरने पर अतिरिक्त फीस ली जाती है तो उपभोक्ता अपने बिल समय पर देने लगते हैं। जब स्टूडेंट की ग्रेड को उनकी अनुपस्थिति से जोड़ देते हैं तो वे क्लास में नजर आने लगते हैं। थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम ढेर सारी छलांग लगाते हैं। जाहिर है कि इसकी एक सीमा होती है। यदि आप व्यवहार को बदलने के लिए सजा पर भरोसा करने जा रहे हैं तो सजा की ताकत उस व्यवहार की सापेक्ष शक्ति से मेल खानी चाहिए जिसे वो सही करने की कोशिश कर रही है। उत्पादक होने के लिए टालमटोल की कीमत कार्रवाई की कीमत से अधिक होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आलस्य की कीमत व्यायाम की कीमत से अधिक होनी चाहिए। एक रेस्तरां में धूम्रपान करने या रिसाइकिल करने में असफल रहने के लिए जुर्माना लगाया जाना कार्रवाई के साथ परिणाम जोड़ देता है। व्यवहार केवल तभी बदलता है जब सजा पर्याप्त दर्दनाक हो और सुदृढ़ता से लागू हो। सामान्य तौर पर जितना अधिक स्थायी, मूर्त, ठोस और तत्काल परिणाम होता है उतना ही उसके व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना होती है। अधिक वैश्विक, अमूर्त, अस्पष्ट और विलंबित परिणाम के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की कम संभावना होती है। शुक्र है किसी भी बुरी आदत से कीमत को तत्काल जोड़ने का एक सीधा तरीका है आदत का अनुबंध बनाएं। आदत का अनुबंध। सबसे पहले सीट बेल्ट का कानून 1 दिसंबर 1984 में न्यूयॉर्क में पारित किया गया था। उस समय मात्र 14% लोग ही अमेरिका में सीट बेल्ट का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में वो सब बदलता चला गया। मात्र 5 वर्ष में आधे देश में सीट बेल्ट का कानून बन गया। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनी तौर पर लागू हो चुका है। ये मात्र कानून नहीं है, सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बदल चुकी है। 2016 में 88% लोग अमेरिका में कार में बैठते ही हर बार सीट बेल्ट पहन लेते थे। सिर्फ 30 वर्ष में आदतों में पूरी तरह से उलटफेर हो गया। लाखों लोग सीट बेल्ट पहनने लगे। कानून और नियम इस बात के उदाहरण हैं कि सरकार कैसे सामाजिक अनुबंध बनाकर हमारी आदतों में बदल सकती है। एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत होते हैं और फिर उन्हें एक समूह के रूप में लागू करते हैं। जब कोई नया कानून व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे सीट बेल्ट कानून, रेस्तरां के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना, अनिवार्य रिसाइकलिंग आदि, तो ये हमारी आदतों को आकार देने वाले सामाजिक अनुबंधन का एक उदाहरण है। समूह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सहमत होता है और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। जिस तरह सरकारें नागरिकों को जवाबदेह रखने के लिए कानूनों का उपयोग करती हैं, उसी तरह आप भी खुद को जवाबदेह बनाने के लिए आदत का अनुबंध बना सकते हैं। आदत का अनुबंध एक मौखिक या लिखित समझौता है जिसमें आप एक विशेष आदत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं और उस सजा के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं जो आपके द्वारा पालन नहीं होने पर मिलेगी। तब आप 1 या 2 लोगों को अपने जवाबदेही भागीदार के रूप में पाते हैं जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत होते हैं। नेशविल, टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैंने इस रणनीति को अपनाते देखा था। अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद हैरिस ने महसूस किया कि वे कुछ पाउंड वजन घटाना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी और निजी प्रशिक्षकों के बीच आदत का अनुबंध लिखा। इसका पहला विवरण था 2017 के पहले क्वार्टर के लिए ब्रायन का एक उद्देश्य सही तरीके से फिर खाना शुरू करना है ताकि वो बेहतर महसूस करें, बेहतर दिखें और 10% चर्बी घटाने के साथ 200 पाउंड वाला शरीर पाने के अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। उस कथन के नीचे हैरिस ने आदर्श परिणाम प्राप्त करने का एक रोड मैप तैयार किया। चरण पहला, पहले क्वार्टर में स्लो कार्ब डाइट का पालन किया जाएगा। चरण दूसरा, दूसरे क्वार्टर में सख्ती से मैक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रैक किया जाएगा। चरण तीसरा, तीसरे क्वार्टर में अपने आहार और व्यायाम कार्यक्रम के विवरण को फिर परिभाषित करके उसे बनाए रखा जाएगा। अंत में उन्होंने दैनिक आदतों में से एक प्रत्येक आदत को लिखा जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए प्रत्येक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना और खुद का वजन लेना। और फिर उन्होंने सजा को सूचीबद्ध किया।
किया। यदि वे असफल हो गए, यदि ब्रायन इन 2 बातों को नहीं करते हैं तो निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे। उन्हें बाकी क्वार्टर के लिए प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक रविवार की सुबह ड्रेसअप होना होगा। ड्रेसअप को जींस, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट्स नहीं पहनने के रूप में परिभाषित किया गया। यदि वे सूची के अनुसार भोजन लेने में चूक जाते हैं तो जॉय को अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए $200 भी देंगे। पृष्ठ के निचले भाग में हैरिस, उनकी पत्नी और अपने प्रशिक्षक सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए कि अनुबंध अत्यधिक औपचारिक और अनावश्यक लग रहा था, खासकर हस्ताक्षर। लेकिन हैरिस ने मुझे आश्वस्त किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का संकेत था। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूं तो मैं लगभग तुरंत सुस्त पड़ना शुरू करता हूं। 3 महीने बाद पहले क्वार्टर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर हैरिस ने अपने लक्ष्यों को अपग्रेड किया। उसके परिणामों में भी बढ़ोतरी हुई। यदि वे अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लक्ष्य में चूक जाते तो उन्हें अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना पड़ता, और अगर वे खुद का वजन लेने में चूक जाते तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने पड़ते। उसका वे चाहे जैसे इस्तेमाल करती। शायद सबसे दर्दनाक ये था कि यदि वे दौड़ लगाना भूल जाते तो उन्हें हर दिन काम के लिए ड्रेसअप होना पड़ता और बाकी दिन अले आमा हैट पहनना पड़ता, जो कि उनकी प्रिय अर्बन टीम की निकट प्रतिद्वंदी टीम का था। ये रणनीति काम कर गई। पत्नी और प्रशिक्षक दोनों जिम्मेदार भागीदार बन गए और आदत अनुबंध से हर दिन जो करना है वो पता चलता था। हैरिस का वजन घट गया। खराब आदतों को असंतोषजनक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें उसी क्षण पीड़ादायक बनाए। आदत का अनुबंध बनाना सीधे तौर पर यही करना है। अगर आप आदत का पूर्ण अनुबंध बनाना नहीं चाहते तो बस एक जवाबदेही भागीदार होना उपयोगी है। कॉमेडियन मार्गरेट, वो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती हैं। वे एक दोस्त के साथ हर दिन एक गीत की चुनौती रखती हैं जो उन दोनों को जवाबदेह बने रहने में मदद करता है। ये जानना कि कोई देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। आपके टालम टोल करने या हार मनाने की कम संभावना होती है क्योंकि उसकी तत्काल कोई कीमत होती है। यदि आप वचन नहीं निभाते तो शायद वे आपको अविश्वसनीय या आलसी के रूप में देखेंगे। अचानक आप न केवल अपने वचनों को स्वयं तक निभाने में असफल हो रहे हैं बल्कि दूसरों से अपने वचनों को निभाने में भी असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को संचालित भी कर सकते हैं। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी थॉमस फ्रैंक प्रत्येक सुबह 5:55 पर उठते हैं और अगर वे नहीं उठते हैं तो उनके पास एक ट्वीट स्वचालित रूप से निर्धारित होता है जो कहता है 6:10 हो चुके हैं और मैं नहीं उठा हूं क्योंकि मैं आलसी हूं। इसका जवाब देने पर पेपाल से $5 मिलेंगे, ये मानते हुए कि मेरा अलार्म खराब नहीं हुआ है। हम हमेशा दुनिया के समक्ष स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपने बालों में कंघी करते हैं, अपने दांतों में ब्रश करते हैं और सावधानी से कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। हम संभावित नियोक्ताओं, साथियों और अपने दोस्तों और परिवारों को प्रभावित करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं और शीर्ष स्कूलों में स्नातक होना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि ये मदद करता है कि दूसरे हमें पसंद करेंगे। ठीक यही कारण है कि जवाबदेह भागीदारी प्राप्त करना या आदत के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतने अच्छे ढंग से काम करता है। अध्याय का सार। नंबर 1, व्यवहार में परिवर्तन के नियम 4 का उल्टा है, इसे असंतोषजनक बनाए। नंबर 2, यदि कोई बुरी आदत पीड़ादायक या असंतोषजनक है तो हम उसे दोहराएंगे, इसकी संभावना कम ही होती है। नंबर 3, एक जवाबदेही भागीदार निष्क्रियता की तत्कालिक कीमत पैदा कर सकता है। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में प्रतिकूल राय रखें। नंबर 4, आदत के अनुबंध को किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वादों का उल्लंघन करने की कीमत को पीड़ादायक और सार्वजनिक बना देता है। नंबर 5, ये जानना कि कोई अन्य आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अध्याय 18, प्रतिभा के बारे में सच। कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे नहीं। माइकल फेल्प्स से अनेक लोग परिचित हैं। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान एथलीटों में गिना जाता है। फेल्प्स ने न केवल तैराकी में बल्कि किसी भी खेल में किसी अन्य ओलंपियन से अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। कम लोग हिकम अल गुरूज का नाम जानते हैं लेकिन वे अपने आप में शानदार एथलीट थे। अल गुरूज मोरक्को के धावक हैं जो 2 ओलंपिक
स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और उन्हें मध्यम दूरी के सर्वकालीन महानतम धावकों में गिना जाता है। कई सालों तक मील 1500 मीटर और 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज थे। 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। ये दोनों एथलीट कई मायनों में बेहताशा अलग हैं, जिन्हें पता ही नहीं हो उनको बता दें। एक ने जमीन पर और दूसरे ने पानी में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन विशेष रूप से वे लंबाई में काफी भिन्न हैं। अल गुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे हैं, फेल्प्स 6 फुट 4 इंच लंबे हैं। लंबाई में 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों लोग एक मामले में समान हैं। माइकल फेल्प्स और हिकम अल गुरोज दोनों समान लंबाई की पैंट पहनते हैं। ये कैसे संभव है? अपनी लंबाई के हिसाब से फेल्प्स के पैर अपेक्षाकृत छोटे हैं और उनका बहुत लंबा धड़ है, जो तैराकी के लिए एकदम सही है। अल गुरोज के अविश्वसनीय रूप से लंबे पैर और छोटा ऊपरी शरीर है, जो दूरी की दौड़ के लिए आदर्श कदकाठी हैं। अब कल्पना करें विश्व स्तरीय के ये दो एथलीट अपने खेल बदल लें। क्या माइकल फेल्प्स अपनी छोटी टांगों के कारण पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद भी ओलंपिक धावक बन सकेंगे? ये असंभव है। फिटनेस के लिहाज से देखें तो फेल्प्स 194 पाउंड के हैं, जो गुरोज से 40% भारी हैं। गुरोज 138 पाउंड के कम वजन के धावक हैं। लंबे धावक भारी धावक साबित होते हैं और उनका अधिक भार दूर तक दौड़ने में उनके लिए श्राप बन जाता है। कुलीन प्रतिस्पर्धा के विपरीत इसमें फेल्प्स पहले ही हार जाएंगे। इसी कारण से अल गुरोज इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धावक हो सकते हैं, लेकिन वे तैराक के रूप में ओलंपिक में पात्रता हासिल कर सकते हैं, इसमें संदेह है। 1976 से 1500 मीटर के धावकों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी में औसत लंबाई 6 फीट 4 इंच की रहती है। तैराक लंबे रहते हैं और उनकी पीठ और बाहें लंबी होती हैं, जो तैरने के लिए आदर्श होती हैं। अल गुरोज ने तैराकी में भाग भी लिया होता तो गंभीर नुकसान में रहते। सफलता के अपने क्षेत्र को अधिकतम करने की कुंजी प्रतियोगिता के सही क्षेत्र का चयन करना होता है। ये आदत बदलने की तरह ही खेल और व्यवसाय में भी बिल्कुल सत्य है। आदतों का प्रदर्शन करना और उनके साथ जुड़े रहना तब अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है जब आदतें आपके प्राकृतिक झुकाव और क्षमताओं के अनुरूप होती हैं। पुल में माइकल फेल्प्स या ट्रैक पर हिकम अल गुरोज की तरह आप वो गेम खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में होती हैं। इस रणनीति को अपनाने के लिए ये आसान सच स्वीकार करना होगा कि लोग विभिन्न क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। कुछ लोग इस तथ्य पर बहस नहीं करना चाहते हैं। सतह पर दिखता है कि आपके जीन्स तय हैं और उन पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैविक निर्धारण जैसे मुहावरे कुछ ऐसे लगते हैं मानो कुछ ही व्यक्ति सफलता के लिए बनाए गए हैं, शेष सब असफल रहेंगे। लेकिन ये व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का संकुच नजरिया माना जाएगा। जेनेटिक्स की ताकत ही उसकी कमजोरी भी होती है। जीन्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि वे अनुकूल परिस्थितियों में शक्तिशाली फायदा और विपरीत परिस्थितियों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप 7 फीट के हैं तो बास्केटबॉल में बहुत काम के हैं। यदि आप जिम्नास्टिक की रूटीन अपनाना चाहते तो 7 फुट की लंबाई बाधा रहेगी। हमारा वातावरण हमारे जीन्स की अनुकूलता और प्राकृतिक प्रतिभा के उपयोग को तय करता है। जब हमारा वातावरण बदलता है तो उन गुणों को अपनाइए जो सफलता तय करते हैं। ये शारीरिक गुणों के लिए ही सही नहीं बल्कि मानसिक गुणों के लिए भी ठीक है। यदि आप मेरी आदतें और मानव व्यवहार के बारे में पूछेंगे तो मैं चतुराई से बताऊंगा, ना कि तब आप मुझे बुनाई, रॉकेट छोड़ने या गिटार के तारों के बारे में पूछेंगे। सक्षमता संदर्भ पर अधिक टिकी रहती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे लोग न केवल अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हैं बल्कि वे उस कार्य के अनुकूल भी हैं। इस कारण से यदि आप वास्तव में महान होना चाहते हैं तो सही जगह के चयन पर ध्यान देना बेहतर होगा। संक्षेप में कहा जाए तो जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं कर सकते, वे अवसर के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। गैबोर मैट नामक फिजिशियन बताते हैं, जीन्स आपको प्रवृत्त कर संभावना बढ़ा सकते लेकिन वे पूर्ण निर्धारण नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आप जीन्स के अनुसार सफलता के लिए प्रवृत्त होते हैं वे क्षेत्र हैं जहां आदतों से संतुष्टि अधिक मिलती है। खुद के प्रयासों को उन क्षेत्रों में ले जाइए जहां आप उल्लासित हो और अपने प्राकृतिक कौशल का
मेल अपनी सबसे प्रबल इच्छा और अपनी योग्यता से कर पाते हो, वही इसकी कुंजी है। सीधा सवाल उभरेगा, मैं किस तरह से समझूंगा कि इन चीजों की मेरे लिए अनुकूलता है? मैं उन अवसरों और आदतों को कैसे चुन सकता हूं जो मेरे लिए सही हैं? इसके उत्तर के लिए पहले हम आपके व्यक्तिगत को समझेंगे। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है? आपके जिन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते रहते हैं। वास्तव में हर व्यवहार की सतह के नीचे आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, आप किस तरह से विवाह या अलगाव कर सकते हैं, किस तरह से नशे, शराब या निकोटिक की लत अपना सकते हैं, इन पर जिन्स का प्रभाव ही रहता है। इस बात के लिए मजबूत आनुवांशिक घटक होता है कि जब आप किसी अधिकार प्राप्त शक्ति का सामना कर रहे होते हैं तो आप कैसे आज्ञाकारी या विद्रोही होते हैं, तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी होते हैं, आप कितने अति सक्रिय या प्रतिक्रियाशील होते हैं, और यहाँ तक कि संवेदना से जुड़े अनुभवों के दौरान आप कितने रोमांचित महसूस करते हैं या ऊब महसूस करते हैं। जैसे कि संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। लंदन के किंग्स कॉलेज में व्यवहार संबंधी जेनेटिक्स के विशेषज्ञ रॉबर्ट प्लोमिन ने मुझे बताया, ये अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां हमने ये देखने के लिए परीक्षण बंद कर दिया है कि क्या किसी लक्षण का कोई आनुवांशिक घटक है, क्योंकि हम शाब्दिक रूप से एक ऐसा कुछ नहीं पा सकते हैं जो हमारे जीन से प्रभावित नहीं हो। एक साथ बंधे जेनेटिक लक्षणों के आपके अनूठे समूह आपको एक विशेष व्यक्तित्व की ओर प्रवृत्त करते हैं। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो परिस्थिति से परिस्थिति के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व के लक्षणों के सबसे सिद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण में बिग 5 के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 वर्ण क्रम में विभाजित कर देता है। नंबर 1, अनुभव के लिए खुलापन। एक छोर पर जिज्ञासु और आविष्कारी होने के साथ दूसरे छोर पर सावधान और सतत बने रहना। नंबर 2, कर्तव्य निष्ठा। व्यवस्थित और कार्यकुशल होने से लेकर सहज और स्वाभाविक होना। नंबर 3, बहिर्मुखता। बातचीत करने में सहज और ऊर्जावान होने से लेकर एकांकी रहना और कम बोलना। उन्हें आप बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी के तौर पर जानते हैं। नंबर 4, प्रियता। मित्रत्व और दयावान बने रहने से लेकर चुनौतीपूर्ण निर्लिप्त होना। नंबर 5, मनोविक्षिप्तता। बेचैन और संवेदनशील होने से लेकर आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर बने रहना। इन 5 गुणों की जैविक बुनियादी होती हैं। उदाहरण के लिए बहिर्मुखता को जन्म से ही आंका जा सकता है। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में जोर से आवाज निकाले तो कुछ बच्चे इस ओर घूम जाएंगे, जबकि अन्य उसके विपरीत हो जाएंगे। जब वैज्ञानिकों ने पूरे जीवन काल में इन बच्चों की आदतों पर ध्यान दिया तो आवाज की और जो बच्चे घूमे वे बहिर्मुखी मिले, जो बच्चे विपरीत या दूसरी ओर घूम गए वे अंतर्मुखी मिले। जिन लोगों की प्रियता उच्च स्तरीय होती है उनमें दया, दूसरों का ध्यान रखने का चिंतन और उष्णता रहती है। उन लोगों में उच्च स्तर का प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन स्तर भी होता है। ये ऐसा हार्मोन है जो सामाजिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास का भाव बढ़ाता है और यह हार्मोन प्राकृतिक अवसाद रोधी के रूप में काम करता है। आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद के नोट्स लिखने की आदत या सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की ओर झुका हुआ है उसमें किस स्तर पर ऑक्सीटोसिन होगा। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षिप्तता पर विचार करें। ये व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता है जो सभी लोगों में विभिन्न स्तरों पर होती है। जिन लोगों में मनोविक्षिप्तता ज्यादा होती है वे बेचैन रहते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक चिंता करते हैं। इस विशेषता को एमिगडाला की अति संवेदनशीलता से जोड़ा गया है। एमिगडाला मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो खतरों को नोटिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में जो लोग अपने वातावरण में नकारात्मक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं वे मनोविक्षिप्तता में उच्च स्कोर करने की संभावना रखते हैं। अन्य आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्वों से निर्धारित नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ देते हैं। गहरी जड़ों वाली हमारी वीरता कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में आसान बना देती है। आपको इन अंतरों के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए या उनके बारे में अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो कर्तव्य निष्ठा पर कम स्कोर करता है उसके स्वभाव से व्यवस्थित होने की संभावना कम होगी और उसे अच्छी आदतों से जुड़े रहने के लिए वातावरण डिजाइन पर अधिक भरोसा करने
करने की आवश्यकता हो सकती है। हमारे बीच जो कम ध्यान देने वाले पाठक हैं, उन्हें याद दिला देते हैं कि वातावरण डिजाइन वो रणनीति है जिसके बारे में हमने अध्याय 6 और 12 में चर्चा की थी। याद रखने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें। लोग बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करके दिखने वाली मांसपेशियां बना सकते हैं, लेकिन यदि आप रॉक क्लाइंबिंग या साइकिल चलाना या रोइंग करना पसंद करते हैं तो व्यायाम की अपनी आदत को अपनी पसंद के अनुरूप आकार दें। यदि आपका दोस्त कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का पालन करता है, लेकिन आप पाते हैं कि कम वसा वाला भोजन आपके लिए काम करता है, तो आपको उससे अधिक शक्ति मिलेगी। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो शर्मिंदा नहीं हो। यदि आप नॉन फिक्शन की बजाय रोमांस से भरपूर उपन्यास पसंद करते हैं, जो भी आपको मोहित करता है उसे पढ़ें। वो आदत चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, ना कि वो जो सबसे लोकप्रिय हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि ला सकता है। इसकी तलाश करें। यदि आदतें चलती रहे, इसके लिए आदतें सुखद होनी चाहिए। चौथे नियम के पीछे मूल विचार यही है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ना अच्छी शुरुआत है, लेकिन वो कहानी का अंत नहीं है। उन परिस्थितियों को खोजने और डिजाइन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अनुकूल हैं। कैसे वो खेल ढूंढें जिसमें संभावना आपके पक्ष में हो। जिस खेल में संभावना आपके पक्ष में हो उसे सीखना चाहिए। ये प्रेरणा को बनाए रखने और सफल अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से आप हर चीज का सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं चीजों का आनंद उठा सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। जो लोग किसी खास चीज में महारत रखते हैं और उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, वे उस कार्य में अधिक सक्षम हो सकते हैं और अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाते हैं। वे ऊर्जावान बने रहते हैं और चूंकि वे अच्छे वेतन और बड़े अवसरों से लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें खुश ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अच्छा चक्र है। सही आदत चुनें और उससे प्रगति आसान होती है। गलत आदत चुनी और जीवन में कठिनाई आ जाएगी। आप सही आदत का चयन किस तरह करेंगे? प्रथम कदम वही है जिसे हमने तीसरे नियम इसे आसान बनाए में शामिल किया था। कई मामले में जब लोग गलत आदतों को चुन लेते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि उन्होंने ऐसी आदत चुन ली है जो बहुत कठिन है। जब आदत आसान होती है तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं तो आप अधिक संतोष अनुभव करते हैं। हालांकि एक अन्य स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। लंबे समय तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं और सुधार करते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन सकता है। यहीं पर आपको तय करना होता है कि क्या आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुकूल है। आप उसका पता कैसे लगाएंगे? सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या है क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप हर कैरियर अपना कर देखें, हर अविवाहित के साथ डेट करें या हर संगीत वाद बजा सकें। सौभाग्य से एक प्रभावी उपाय इस उलझन से निपटने का है और उसे एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ कहते हैं। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में ही अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहा जाता है, कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है, व्यापार में इसे सिपलर टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदृश्य रखना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानांतरित करें जो आपको मिल गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो दोहन करते रहें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप अन्वेषण की ओर अन्वेषण जारी रखें। लंबे समय में उस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है जो 80 से 90% तक परिणाम देती है और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते रहें। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट पर काम करिए जो उनकी पसंद के हो। इसकी वजह से ही अब तक वे सबसे सफल प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइज और
झिमेल बन गए। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई अपने कैरियर की शुरुआत में है, तो ज्यादा अन्वेषण करना समझ में आता है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज खोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास समय कम है, जैसे कि आप समय सीमा में किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे ही आप विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तो सवाल की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं, ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए सबसे संतोषजनक होंगे। वो क्या हैं जो मेरे लिए मजेदार बात है लेकिन दूसरों के लिए काम का है। आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत ये नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि ये है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वही वो काम है जिसे करने के लिए आप बने हैं। मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूँ? प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है। खुशी और चरम प्रदर्शनों का यही मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपने जोन में होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कार्य का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव होता है। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है? हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं और जब ये तुलना हमारे पक्ष में रहती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। जब मैंने jamesclear.com लिखना आरंभ किया तो मेरी ईमेल लिस्ट तेजी से बढ़ गई। मैं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे, जिसमें मुझे लिखना जारी रखने की प्रेरणा मिलती चली गई। मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? एक पल के लिए इस बात को भूल जाए कि आपको क्या पढ़ाया गया है, समाज ने आपको क्या कहा है, इसे भी भूल जाइए। दूसरों की क्या अपेक्षा है, ये भी भूल जाइए। अपने भीतर देखें और पूछे, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? कब मैं जीवितता अनुभव करता हूँ? कब मैं वास्तविक स्व महसूस करता हूँ? लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है। दोबारा अनुमान लगाने या आत्म आलोचना की कोई बात नहीं है। बस इसमें उतरते जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे, समझ लें सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। स्पष्ट कहें तो इसमें से कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है। माइकल फेल्प्स और हिकम अल गुरूज भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त है, जिसका समाज में बहुत महत्व, और इनकी गुणों के कारण वे आदर्श माने गए। इस ग्रह पर हमारे पास समय बहुत ही कम है और वास्तव में महान वही हैं जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है, जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप इसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते? यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हो, तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लें। दिलबर्ड के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, हर एक के पास कुछ क्षेत्र रहते हैं जिसमें वे शीर्ष 25% में हो सकते हैं। बस कुछ प्रयास करने होंगे। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूं, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूं। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूं जो कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों से ज्यादा मजाकिया हूं। चमत्कार ये है कि कुछ लोग ही अच्छा चित्र बना सकते हैं और व्यंग्य लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम को दुर्लभ बना देता है। और जब मेरे व्यवसाय में यह जुड़ता है तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते हैं तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर देते हैं, जो विशिष्ट होना आसान बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की जरूरत को शॉर्टकट कर सकते। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है और कमजोरियों से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने अपने खुद के विषय रचे थे। बायोमैकेनिक्स, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। मैं इतना अच्छा नहीं था कि भौतिकी या जीव विज्ञान में टॉप पर आ सकूं, जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया, और चूंकि ये मुझे अनुकूल लगा तो मैंने ये कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी।
और इसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था। साथ ही इसमें किसी अन्य के साथ तुलना में मैं बच जाया करता था। क्लास में कोई इस तरह के विषयों का संयोजन नहीं ले रहा था, तो कौन कह सकता है कि वो बेहतर है या बदतर। खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार पाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता है। किसी कौशल में आपकी जितनी अधिक महारत होगी, उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। कई बॉडी बिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर भी पंजा लड़ाने में धूल चाटते हैं, क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष विधा है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हैं, लेकिन किसी गुड रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देगा, लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा। भले ही आप आलू हो या अंडा, आप इसे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहां नरम या सख्त होना बेहतर हो। यदि आप अधिक अच्छा वातावरण पाते हैं तो हालात बदल सकते हैं। जहां कुछ चीजें जो आपके विरुद्ध में हैं, वे आपके पक्ष में ढल जाए। अपने जीन्स से कैसे अधिकतम हासिल करें। हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि किस में समय और ऊर्जा निवेश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना है और किस प्रकार की चुनौतियों से अलग रहना है। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, हमारी रणनीति अच्छी होती जाती है। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी ये ज्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने की बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किसी खास योग्यता के प्रति आपकी सीमाओं के तथ्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि वे वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी प्रयास ही नहीं करते। इसके अलावा यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते। हाँ, यह संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन्स हो, लेकिन यदि आपने उसकी ही तरह अभ्यास नहीं किया तो ये कहना असंभव है कि आपके जेनेटिक बेहतर हैं या नहीं। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी सफलता को भाग्य बताकर बचे नहीं। संक्षेप में, आपकी आदत लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहे, ये तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के अनुरूप हो। जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उस पर खूब मेहनत करें। अध्याय का सार। नंबर 1, सफलता की संभावना को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। नंबर 2, सही आदत अपनाएंगे तो विकास आसान रहेगा। खराब आदत से जीवन संघर्षमय होगा। नंबर 3, जीन्स को आसानी से बदल नहीं सकते। इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे जोरदार लाभ देते हैं और विपरीत परिस्थितियों में वे गंभीर नुकसान करते हैं। नंबर 4, आदत तब आसान रहती है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हुई होती हैं। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। नंबर 5, ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल नहीं चुन सकते तो नया खेल बनाइए। नंबर 6, जीन्स कड़ी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अध्याय 19, गोल्डीलॉक्स का नियम। किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहे। बात पुरानी है। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था, वो कैलिफोर्निया के एनाहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया। ये 1955 में उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहां गाइड बुक्स की बिक्री का काम मिल गया। ये बुक उसे $50 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। 1 वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहां उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक्स सीख ली। उसने जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान्य जादू आगंतुकों के समक्ष पेश किए। जल्दी ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपनी दृष्टि कॉमेडियन बनने की ओर टिका ली। किशोरावस्था में उसने लॉस एंजलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वो शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक रात उसने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन खाली क्लब में की। ये ग्लैमर्स का काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई
कोई शक नहीं था कि वो बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सकते थे। कुछ साल बाद 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 साल की उम्र में वो इस सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थी ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। एक और दशक उसने प्रयोग, समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक का काम मिल गया और धीरे धीरे वो टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक में मध्य तक आते आते वो द टू नाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर इस युवक को ख्याति हासिल हो गई। 63 दिनों में उसने 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिनों में 72 शहरों में, फिर 90 दिनों में 85 शहरों का दौरा किया। ओहायो में उसके शो में शामिल होने वाले 18,695 लोग थे। न्यूयॉर्क के 3 दिन के शो के लिए 45,000 टिकट बिके। वो अपने क्षेत्र में शिखर पर आ गया और अपने समय का सर्वाधिक सफल कॉमेडियन बन गया। उसका नाम स्टीव मार्टिन है। मार्टिन की कहानी इस मसले पर आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि यदि हम लंबे समय तक किन्हीं आदतों का पालन करते हैं तो क्या परिणाम सामने आता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं होती है। ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है जो ज्यादा लोगों के दिलों में डर पैदा करती है कि वे अकेले मंच पर प्रदर्शन करें और कोई एक दर्शक भी नहीं हंसे। फिर भी स्टीव मार्टिन ने हर हफ्ते 18 साल तक इस तरह डर का सामना किया। उनके शब्दों में 10 वर्ष सीखने में बिताए, 4 वर्ष उसे सुधारने में और 4 वर्ष जोरदार सफलता के। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ ही लोग अपनी आदतों का पालन करते हैं, भले ही जोक्स सुनाना हो, कार्टून ड्रॉ करना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से अधिकांश प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम ऐसी आदतों को कैसे बनाएं जो हमें उनके खत्म हो जाने की बजाय, उन्हें करते रहने की बजाय हमें तैयार करें। वैज्ञानिक अनेक वर्षों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वैसे बहुत सीखने को है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात ये पता चली कि प्रेरक शक्ति को बनाए रखने और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उस कार्य पर ध्यान दें जिसमें कठिनाई को आसानी से हल कर सके। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन तभी जब वो कठिनाई की इष्टतम परिधि में हो। यदि आपको टेनिस पसंद है और किसी 4 वर्ष के बच्चे के साथ कोई गंभीर मैच खेलेंगे तो जल्द ही आप ऊब उठेंगे, आप हर पॉइंट जीतेंगे। ये आपके लिए बहुत आसान है। इसके उलट यदि आप किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के समक्ष खेलेंगे तो आप जल्द ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन हो जाएगा। अब किसी बराबरी वाले के साथ टेनिस खेलने की कल्पना करें। जैसे ही खेल आगे बढ़ेगा आप कुछ पॉइंट जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। आपके जीतने की संभावना रहेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप वास्तविक रूप से प्रयास करेंगे। आपका ध्यान सटीक हो जाता है, भटकाव नहीं करता है और आप खुद को हाथ में आए काम में पूरी तरह से खपा देते हैं। ये वो चुनौती है जिसमें आ रही कठिनाइयों का प्रबंधन आप कर सकते हैं। यही गोल्डीलॉक्स के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मनुष्य चरम प्रेरणा का अनुभव उन कार्यों पर काम करते समय करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा के अनुरूप होते हैं। बहुत ज्यादा कठोर नहीं, बहुत ज्यादा आसान नहीं, बस सही हो। मार्टिन का कॉमेडी कैरियर गोल्डीलॉक्स के नियम के व्यवहार में आने का उदाहरण है। हर वर्ष उन्होंने अपने कॉमेडी शो का समय बढ़ाया, लेकिन मात्र 1 या 2 मिनट तक। वे हमेशा नई चीजें जोड़ लेते थे, लेकिन कुछ हास्य भी देते थे जिस पर हंसी आना तय था। कई सफलताओं के कारण वे प्रेरित रहते थे और इतनी त्रुटियां हो जाती थी कि वे कड़ी मेहनत करते रहते थे। जब आप नई आदत शुरू कर रहे हो तो महत्व इस बात का है कि आप उस पर तब भी बने रहें जब स्थिति ठीक नहीं हो। इस विचार को हमने व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम पर विमर्श करते हुए विस्तार से समझाया था। एक बार आदत स्थापित हो जाए तो महत्वपूर्ण ये है कि इसे छोटे तरीकों से आगे बढ़ाते जाएं। मामूली सुधार और नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखेगी। यदि आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो ठीक है, आप प्रवाह की स्थिति को पा लेंगे। प्रवाह की स्थिति अपने क्षेत्र में होने और पूरी तरह से किसी कार्य में समाहित होने का अनुभव है। वैज्ञानिकों ने इस अनुभव की मात्रा को नापने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि प्रवाह की स्थिति को हासिल करने के लिए कार्य आपकी वर्तमान क्षमता से 4% परे होना चाहिए। वास्तविक जीवन में इस तरह से किसी भी कार्य की कठिनाई की मात्रा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन गोल्डीलॉक्स के नियम का बुनियादी विचार है उन चुनौतियों पर काम करना है जो हल की जा सकती हैं, जो क्षमता के दायरे में है
हैं। ये प्रेरणा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। सुधार में नाजुक संतुलन आवश्यक होता है। आपको लगातार उन चुनौतियों की खोज करनी होगी जो आपको अपनी क्षमता के अंतिम छोर तक प्रगति करते हुए ले जाती है, ताकि आप प्रेरित रह सकें। व्यवहार हमेशा ही आकर्षक और संतोषजनक रखने के लिए नया होना चाहिए। भिन्नता के बिना हम ऊब सकते हैं। आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है ऊब जाना। लक्ष्यों पर कार्य करते हुए ऊब जाएं तो फोकस कैसे करें। मेरा बेसबॉल कैरियर खत्म होने के बाद मैं किसी नए खेल की ओर देख रहा था। मैं एक वेट लिफ्टिंग टीम से जुड़ गया और एक दिन एक अभिजातीय कोच जिम में आया। उसने अपने कैरियर में हजारों एथलीट के साथ काम किया था, जिनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी थे। मैंने अपना परिचय दिया और हमने सुधार की प्रक्रिया पर बात करना आरंभ किया। श्रेष्ठ एथलीटों और अन्य लोगों में क्या अंतर है, मैंने पूछा। सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकांश नहीं करते हैं। उन्होंने उन कारकों का उल्लेख किया जिनकी अपेक्षा आप कर सकते हैं, जेनेटिक्स, किस्मत, प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी आशा मैं नहीं कर रहा था। किसी बिंदु पर यह बात आती है कि हर दिन के प्रशिक्षण की ऊब कौन झेल सकता है, हमेशा उसी तरह वजन उठाना और उठाते रहना। उनके जवाब ने मुझे अचरज में डाल दिया, क्योंकि ये कार्य की नैतिकता के बारे में सोचने का अलग तरीका था। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए लोग ऊर्जा युक्त होने की बात करते हैं। भले ही खेल हो, कला हो या व्यवसाय, आप लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं ये जुनून से आता है या आप इसे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप हम में से कई लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की अवस्था में या प्रेरित नहीं हो पाने पर अवसाद में गिर जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि सफल लोगों के भीतर कभी ना खत्म होने वाला जुनून रहता है। इसके विपरीत इस कोच ने कहा कि सफल लोगों में उसी तरह से प्रेरणा की कमी होती है जितनी सामान्य लोगों में रहती है। अंतर केवल इतना है कि वे उबाऊ महसूस होने की बजाय एक रास्ता निकाल लेते हैं। महारत के लिए अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना उबाऊ और रोजमर्रा का काम समझने लगेंगे। एक बार अभ्यास के आरंभिक फायदे मिलेंगे और ये समझ लेने के बाद कि क्या प्राप्त करना है, हमारी रुचि घटने लगती है। कभी कभी ये उससे भी तेज हो जाता है। आपको सिर्फ ये करना है कि कुछ दिन जिम लगातार जाइए या लगातार कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखिए और एक दिन चूक होने दें जो ज्यादा अनुभव नहीं होने देगा। चीजें या कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, एक दिन के अवकाश को तर्कसंगत ठहराना आसान होता है, क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं। सफलता में सबसे गंभीर खतरा ऊब जाना है, असफलता नहीं। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें पसंद करना बंद कर देती हैं। नतीजा प्रत्याशित हो जाता है। जैसे ही हमारी आदतें मामूली हो जाती हैं तो हम नवीनता के लिए हमारे विकास को बेपटरी कर देते हैं। इसी कारण हम कभी नहीं समाप्त होने वाले चक्र में गिर जाते हैं और एक वर्कआउट से दूसरे पर और एक डाइट से दूसरी पर, एक व्यवसाय के विचार से दूसरे पर भागते रहते हैं। इसी कारण हम कभी नहीं समाप्त होने वाले चक्र में गिर जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करते हैं, हम नई रणनीति शुरू कर देते हैं, भले ही पुरानी अभी भी काम कर रही हो। मैकियावेली ने लिखा था, मानव में नवीनता की इच्छा इस सीमा तक होती है कि जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वे भी उतना ही बदलाव चाहते हैं जितना बदलाव खराब करने वाले चाहते हैं। शायद इसी कारण से आदत बनाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स वे रहते हैं जो हमें लगातार नयापन देते रहते हैं। वीडियो गेम्स हमें देखने में नयापन देते रहते हैं। अश्लील फिल्में हमें यौन संबंधों की नवीनता बताती है। जंक फूड्स हमें पाक कला संबंधी नवीनता देते हैं। ऐसा प्रत्येक अनुभव हमें लगातार आश्चर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। वास्तविक दुनिया में स्लॉट मशीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुआरी जैकपॉट पर समय समय पर दाव लगाता है, लेकिन किसी भी पूर्व अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कार की गति में अंतर आता रहता है। ये अंतर ही डोपामाइन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, जो याद रखने की क्षमता में वृद्धि करता है और आदत बनने में तेजी लाता है। वेरिएबल रिवॉर्ड्स कोई ललक पैदा नहीं करेगा, यानी आप वो रिवॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें लोगों की रुचि नहीं हो। एक निश्चित अंतराल पर ये उन्हें दीजिए और उम्मीद है कि इससे उनका दिमाग बदल जाएगा, लेकिन यही ललक को बढ़ाने का शक्तिशाली उपाय है जिसे हम पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं, क्योंकि उससे ऊब समाप्त होती है।
इच्छा का मीठा एहसास 50-50 की स्थिति में उभरता है। जब आधी सफलता और आधी असफलता रहती है, आधे समय में आप वो पाते हैं जो आपको चाहिए, आधे समय में आप नहीं पाते हैं। आप पर्याप्त रूप से जीत चाहते हैं ताकि संतोष का अनुभव हो और इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त चाहत रखते हैं। गोल्डीलॉक्स के नियम के अनुपालन में ये एक फायदा है। यदि आप किसी आदत में रुचि लेते हैं तो प्रबंधन योग्य कठिनाइयों की चुनौतियों पर काम करने से चीजें रुचिकर बनी रहती हैं। ये सही है कि सभी आदतों में वेरिएबल रिवॉर्ड के अवयव नहीं होते और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यदि गूगल सिर्फ कभी कभी उपयोगी सर्च परिणाम देगा तो मैं किसी अन्य स्पर्धी सर्च इंजन की ओर मुड़ जाऊंगा। यदि उबर मेरी आधी यात्रा के लिए ही मुझे पिकअप करेगा तो मुझे संदेह है कि उसकी सेवा में मैं अधिक समय तक लूंगा। यदि मैं हर रात दांत साफ करता हूं और जब यदा कदा मेरा मुंह साफ रहेगा तो मैं उसे छोड़ने की सोच सकता हूं। वेरिएबल रिवॉर्ड हो या नहीं हो, कोई भी आदत हमेशा के लिए आकर्षक नहीं बनी रहेगी। किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति आत्म सुधार की यात्रा में वैसे ही चुनौती अनुभव करता है। आपके लिए जरूरी है कि आप ऊब से प्रेम करने लगें। हम सभी के लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप वो काम केवल तब करते हैं जब सुविधाजनक उत्साहवर्धक स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कभी भी उल्लेखनीय नतीजों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नियमित नहीं हो सकेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आप कोई आदत शुरू करते हैं और उस पर बने रहते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपको लगेगा कि इसे छोड़ दिया जाए। तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको जाने की इच्छा भी नहीं होगी। जिम जाना शुरू करते हैं तो कुछ सेट्स को पूरा करने की इच्छा भी नहीं होती। जब लिखने का समय रहता है तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको लगेगा कि टाइपिंग की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन जब ऐसा करने में परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो या ऊर्जा खत्म हो रही हो तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल और शौकिया लोगों में अंतर को रेखांकित करता है। प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे होते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। प्रोफेशनल जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है और किसी उद्देश्य के साथ उसमें काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन में कुछ दूसरी परेशानियां होने पर पथ से भटक जाते हैं। लेखक और ध्यान प्रशिक्षण डेविड कैन अपने विद्यार्थियों को अनुकूल हालात में ध्यान से हमेशा बचने को प्रोत्साहित करते हैं। इसी कारण से आप अनुकूल हालात के एथलीट भी नहीं होने चाहते या अनुकूल स्थिति के लेखक नहीं बनना चाहते। किसी भी प्रकार की अनुकूलता में ही काम करना ठीक नहीं लगता। जब कोई आदत वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने का इच्छुक होना होता है। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब मूड अच्छा नहीं होता, भले ही उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वे कोई उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे करते रहें। ऐसे कई सेट्स होते हैं जिन्हें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे वर्कआउट करने का अफसोस कभी नहीं हुआ। ऐसे कई आर्टिकल हैं जिन्हें लिखने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन समय पर उनके प्रकाशन का मुझे कभी खेद नहीं हुआ। ऐसे कई दिन रहे हैं जब मुझे आराम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था उस पर काम करने का अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। सर्वोत्तम बनने का बस एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसे अंतहीन ढंग से बार बार करने से मोहित होते रहें। आपको ऊब से मोहब्बत करनी होगी। अध्याय का सार। नंबर 1, गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मानव उच्चतम प्रेरणा तब अनुभव करता है जब वो ऐसे कार्य कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा में हो। नंबर 2, सफलता में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि ऊब जाना है। नंबर 3, आदतें रूटीन बन जाती हैं तो वे कम रुचिकर हो जाती हैं और कम संतोष देने लगती हैं। हम ऊब अनुभव करने लगते हैं। नंबर 4, प्रेरणा का अनुभव होने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन कार्य के उत्साहजनक नहीं होने पर भी लगातार मेहनत करने की क्षमता से ही वास्तविक अंतर पड़ता है। नंबर 5, प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे होते हैं, लेकिन शौकीन लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। अध्याय 20, अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। आदतें महारत की नींव तैयार करती है। शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला संचालित होने लगती है, तब ही कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान को देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है वो मानसिक खुलापन लाता है। ये प्रयास युक्त सोच की ओर ले जाता है। हर काम के लिए ये बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान
देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज्यादा विस्तृत चीजों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड होती है। हालांकि आदतों का फायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो हर बार दोहरा लेने में उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती हैं तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग लगाए इसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां आसानी से होने लगती हैं। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं। इनका कमजोर पहलू यह है कि आप एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आप वर्तमान आदतों को ही सुदृढ़ कर रहे होते हैं, उनमें सुधार नहीं। सच तो यह है कि कुछ शोध बताते हैं कि एक बार किसी कौशल में जब महारत हासिल हो जाती है तो समय बीतने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आती है। सामान्य तौर पर प्रदर्शन में मामूली गिरावट चिंता की बात नहीं है। आपको सतत उन्नयन के लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं रहती। जैसे आप अपने दांत आसानी से ब्रश कर लेते हैं, जूते के फीते आसानी से बांध लेते हैं और सुबह की चाय बना लेते हैं, उसी तरह से इस तरह की आदतें बेहद अच्छी हैं। छोटी चीजों पर जब आप कम ऊर्जा लगाते हैं तो वास्तविक मामले में जहां जरूरत है वहां ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो बारीकी से बारीकी चीजों को आपको देखना होता है जो मायने रखती है। आप एक ही चीज को बार बार अंधाधुंध दोहरा कर ये नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल संचालित आदतों और सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो बारीक से बारीक चीजों को आपको देखना होता है जो मायने रखती है। आप एक ही चीज को बार बार अंधाधुंध दोहराकर ये नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल संचालित आदतें और सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है। महान बनने के लिए कुछ कौशल संचालित होने चाहिए। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ से बॉल को उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबल करना आना चाहिए। शल्य क्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की जरूरत होती है कि बाद में वे आंखें बंद करते हुए भी इसे कर सकें ताकि वे शल्य क्रियाओं में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होना वो प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता के छोटे से छोटे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि आप भीतर तक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते और इसके बाद इस आदत को अपने विकास की अगली सरहद की ओर बढ़ने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराना काम आसान हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति अगली चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर पर द्वार खोल देती है। ये एक अंतहीन चक्र है। सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की जरूरत होती है कि आप समय के साथ प्रदर्शन के प्रति भी सचेत रहें जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। जब आपको किसी कौशल में महारत लगने लगती है उस समय आपको कार्य अपने आप होता दिखता है और आप सहज होते हैं। तब आपको आत्म संतोष के जाल में फंसने से स्वयं को बचाना चाहिए। हल क्या है? प्रतिबिंब और समीक्षा का सिस्टम स्थापित करें। कैसे करें? आदतों की समीक्षा और सुधार। लॉस एंजलिस लेकर्स 1986 में सर्वाधिक प्रतिभावान बास्केटबॉल थी। इस रूप में शायद ही उन्हें कोई याद करता हो। इसी टीम ने 1985-1986 के NBA में 29-5 का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। हेड कोच के पैट रायली ने सीजन के बाद कहा, जानकार कहा करते थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास में संभवतः सर्वश्रेष्ठ टीम है। लेकर्स 1986 के प्लेऑफ में पिछड़े और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में हार देख ली। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम NBA स्पर्धा खेल भी नहीं सकी। इस झटके के बाद रायली ये सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और टीम में कितनी संभावना है। वे उत्कृष्टता की ऐसी चमक नहीं देखना चाहते थे जो बाद में प्रदर्शन के दौरान धुंधली पड़ जाए। वे चाहते थे कि हर शाम उनके खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करें। यही
यही करने के लिए उन्होंने 1986 की गर्मी में एक योजना बनाई। इस सिस्टम को उन्होंने कैरियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम या CBE नाम दिया। रायली ने बताया कि जब खिलाड़ी लेकर्स से जुड़ते थे तो हम उनके हाई स्कूल तक के खेल के आंकड़े को देखते थे। मैं इसे टेकिंग देयर नंबर कहता था। हम खिलाड़ी की सटीक क्षमता को देखते थे और फिर हमारे संयोजन के हिसाब से उसे तैयार करते थे। ये इस धारणा पर आधारित होता था कि वो जो कर रहा है उसे कायम रखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का बुनियादी स्तर पता कर लेने के बाद रायली ने एक अहम कदम भी इसमें जोड़ा। उन्होंने हर खिलाड़ी से कहा, अपना प्रदर्शन पूरे सीजन में 1% तक सुधारते रहें। यदि वे सफल होते हैं तो ये CBA होगा या कैरियर का श्रेष्ठ प्रयास कहा जाएगा, वैसा ही जैसा अध्याय 1 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में बताया गया था। लेकर्स ने हर दिन सुधार करते हुए शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाया। रायली ने इस पर पूरा जोर दिया कि CBE मात्र पॉइंट या आंकड़ेबाजी नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और मानसिक के साथ श्रेष्ठ दैहिक प्रयास भी है। खिलाड़ियों को इस बात के लिए भी श्रेय दिया गया कि वे किसी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को उस वक्त दौड़ने की अनुमति दें जब आप जानते हो कि फाउल उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं, खिलाड़ियों को ढीली गेंदों के लिए डाइविंग करने, रिबाउंड को लपकने, चाहे बॉल मिलने की संभावना हो या नहीं, और उस साथी खिलाड़ी की मदद करने के लिए भी श्रेय दिया गया जब कोई प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उससे आगे निकल जाए। उन कार्यों के लिए भी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई गई जो गुमनाम नायकों वाले नहीं माने जाते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि उस टीम के सबसे बड़े सितारा खिलाड़ी मैजिक जॉनसन ने किसी गेम में 11 पॉइंट्स लिए, 8 रिबाउंड किए, 12 को सहयोग किया, 2 बार बॉल अपने पास खींची और पूरे खेल में 5 टर्नओवर किए। एक लूज बॉल के लिए डाइविंग करने पर भी उन्हें +1 श्रेय दिया गया। इस काल्पनिक गेम में वे करीब 33 मिनट तक खेलते रहे। उनके नंबर 11 +8 +12 +2 +1 जुड़ते हुए 34 तक चले गए। इसमें से 5 टर्नओवर कम किए, 34 - 5 तो 29 मिले। अंत में 33 मिनट के गेम से 29 को भाग दे दिया गया, जिसका उत्तर 0.879 आया। मैजिक का CBE नंबर 879 रहा। ये नंबर हर खिलाड़ी के खेल के लिए देखा गया और ये औसत CBA था, जिसमें खिलाड़ी से सीजन में 1% सुधारने को कहा गया था। रायली ने हर खिलाड़ी के वर्तमान CBE की तुलना उनके पिछले प्रदर्शनों से ही नहीं बल्कि लीग के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। रायली ने बताया, हमने टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग लीग में उसी पोजीशन और भूमिका में खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों के साथ की। स्पोर्ट्स लेखक जैक मैकमुलन ने लिखा, रायली ने हर हफ्ते ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लीग के शीर्ष परफॉर्मर्स के नाम लिखे, साथ ही उनकी तुलना अपने ही रोस्टर के अन्य खिलाड़ियों से की। दमदार और विश्वसनीय खिलाड़ियों ने सामान्य रूप से 600 तक के स्कोर अर्जित किए, जबकि श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 800 तक के स्कोर बनाए। मैजिक ने अपने कैरियर में 138 ट्रिपल, उनका स्कोर ज्यादातर 1000 से ज्यादा रहता था। टीम ने CBE के आंकड़ों की ऐतिहासिक तुलना करके वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ने पर जोर दिया। हमने नवंबर 1985 की तुलना नवंबर 1986 से की और खिलाड़ियों को बताया कि क्या पिछले सीजन की तुलना में वे बेहतर कर रहे हैं या बदतर। इसके बाद हमने दिसंबर 1986 की तुलना नवंबर माह से की। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में CBE को शामिल किया था। 8 माह बाद वे NBA विजेता बन गए। इसके 1 वर्ष बाद पैट रायली ने एक और खिताब जीतने में टीम का नेतृत्व किया। लेकर्स 20 वर्षों में NBA स्पर्धा लगातार जीतने वाली पहली टीम बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा, किसी भी उद्यम में सतत प्रयास करते रहना सबसे ज्यादा अहम है। सफल होने का तरीका ये है कि हम सीखें कि चीजों को सही ढंग से कैसे किया जाता है और फिर हर बार उसी तरह से करें। CBE कार्यक्रम प्रतिबिंब और समीक्षा की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभावान थे। CBE ने मदद की कि उनके पास जो क्षमता थी उससे ज्यादा हासिल करें और इससे ये सुनिश्चित भी हुआ कि उनकी आदतों में गिरावट की बजाय सुधार हो। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालीन सुधार को संभव बनाते हैं क्योंकि वे आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत कर और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। प्रतिबिंब के बिना हम बहाना बना सकते हैं, उसे युक्त संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो ये बताती हो कि कल की तुलना में हम बेहतर कर
कर रहे हैं या बदतर। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालीन सुधार को संभव बनाते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं और इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक इलियुड किपचोगे ओलंपिक स्वर्ण विजेता होने के साथ सर्वकालीन महान मैराथन धावकों में गिने जाते हैं। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते हैं, जिसमें वे हर दिन के प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उन कमियों को तलाशते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वर्ण पदक विजेता तैराक केटी लेडेकी अपनी वेलनेस को 1 से 10 के बीच पैमाने पर रिकॉर्ड करती हैं और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बात को भी नोट करती हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद निकाली, और वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती हैं। हर हफ्ते के अंत में उनके कोच नोट देखते हैं और उनमें अपने विचार जोड़ते हैं। ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते हैं। कॉमेडियन क्रिस रॉक जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं तो वे दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब्स में जाते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं। वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा चुटकुला अच्छा रहा और कहां सुधार की जरूरत है। बची रहने वाली किलर लाइनें उनके नए शो की शान बन जाती है। मैं उन एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर को जानता हूं जो डिसीजन जनरल रखते हैं। इसमें वे हर हफ्ते उनके बड़े निर्णय लिखते हैं। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि वे कहां सही कर रहे हैं और कहां गलत। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें। ठीक पैट रायली की तरह जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयासों में समायोजन करते थे। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो आप उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिबिंब और समीक्षा के 2 प्राथमिक तरीके अपनाता हूँ। हर दिसंबर में मैं सालाना समीक्षा करता हूँ, जिसमें मैं पिछले साल की झलक देखता हूँ। मैं अपनी आदतों की तुलना करता हूँ कि मैंने वर्ष में कितने आलेख छपाए, कितना वर्कआउट किया, कितने नए स्थानों पर गया आदि। इसके बाद मैं फिर 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपने विकास या इसके अभाव पर ध्यान देता हूँ। नंबर 1, इस वर्ष क्या अच्छा हुआ। नंबर 2, इस वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा। नंबर 3, मैंने क्या सीखा। जब 6 माह बाद गर्मी आती है तब मैं सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट बनाता हूँ। हर एक की तरह मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट मुझे ये समझाती है कि मैं कहाँ गलती कर गया और ये मुझे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। मैं इसका उपयोग अपने मूल मूल्यों की और फिर देखने के लिए करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप रह पा रहा हूँ। ये तब होता है जब मैं अपनी पहचान का प्रतिबिंब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए कैसे कार्य कर सकता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की वार्षिक रिपोर्ट इन 3 प्रश्नों का जवाब देती है। नंबर 1, मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले मूल मूल्य क्या हैं। नंबर 2, मैं किस तरह से अपनी सत्यनिष्ठा के साथ रहता हूं और काम करता हूं। नंबर 3, मैं किस तरह से भविष्य में उच्च मानक स्थापित कर सकता हूं। ये 2 रिपोर्ट ज्यादा समय नहीं लेती है, हर साल मात्र कुछ घंटे, लेकिन वे सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे धीरे धीरे नीचे गिरने से रोकती है और ये तब होता है जब मैं करीब से ध्यान नहीं देता। वे हर वर्ष याद दिलाती हैं कि मैं अपनी इच्छित पहचान को देखूं और विचार करूं कि आदतें मुझे वैसा बनाने में कितनी मदद कर रही हैं जैसा मैं बनना चाहता हूं। वे ये संकेत देती हैं कि कब मुझे आदतों का उन्नयन करना है और नई चुनौतियां लेनी है, और साथ ही कब मुझे मेरे प्रयासों को परिभाषित करना और कब मूल तत्वों पर केंद्रित होना है। प्रतिबिंब एक दृष्टिकोण भी देता है। दैनिक आदतें जिस तरह से संयोजित होती हैं उसकी वजह से वे शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हर दिन विकल्प पर अधिक चिंता करना वैसा ही है जैसा कि आप खुद को 1 इंच दूर से आईने में देख रहे हो। आप हर कमी को देख सकते हैं और बड़े प्रतिबिंब पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, जबकि बहुत अधिक फीडबैक मिल सकता है। इसके विपरीत आदतों की कभी समीक्षा नहीं करने का मतलब है आईने की और कभी नहीं देखना। आपको आसानी से सुधारी जाने वाली गलतियों के बारे में पता नहीं होता। शर्ट पर दाग, दांत में फंसा खाना, ये बहुत छोटे फीडबैक हैं। समय समय पर प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे बातचीत करने योग्य दूरी से स्वयं को
आईने में देखना। आप महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं जो बड़े दृश्यों में ओझल हुए बिना आप कर सकते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर या घाटी के पीछे दीवाना नहीं होना चाहते। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब और समीक्षा व्यवहार में बदलाव के एक अहम पहलू पर फिर गौर करने का आदर्श समय प्रदान करते हैं। ये पहलू है हमारी पहचान। उन धारणाओं को कैसे तोड़ें जो आपको बढ़ने नहीं देती। आरंभ में आदत को दोहराते जाना आपकी इच्छित पहचान के साक्ष्य जुटाने के लिए जरूरी होता है। जैसे ही आपको नई पहचान मिल जाती है, आरंभ में आदत को दोहराते जाना आपकी इच्छित पहचान के साक्ष्य जुटाने के लिए जरूरी होता है। जैसे ही आपको नई पहचान मिल जाती है, उस समय वे धारणाएं ही अगले स्तर पर जाने से आपको रोक लेती हैं। आपके विरुद्ध में काम करते हुए आपकी पहचान गौरवानुभूति होने लगती है, जो आपकी कमजोरियों को नकार कर वास्तव में आपको विकास करने से रोक देती है। ये आदत को बनाने की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। कोई विचार जितना अधिक हमारे लिए पवित्र होता है, उतना ही गहराई से वो हमारी पहचान से जुड़ा रहता है। आलोचना के बावजूद हम कड़ाई से उसका बचाव करते हैं। आप इसे हर जगह देखेंगे। स्कूल टीचर जो पढ़ाने के नए उपायों पर ध्यान नहीं देते और वे ही अपने जांचे परखे प्लान पर जमे रहते हैं। एक वरिष्ठ मैनेजर जो अपने तरीके से काम करने के प्रति वचनबद्ध होता है। एक सर्जन युवा डॉक्टरों के विचारों को खारिज कर देता है। ऐसा बैंड जिसका पहला एल्बम हलचल मचा देता और फिर वो एक ही ठर्रे पर चलने लगता है। हम किसी पहचान से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। एक हल तो है कि सिर्फ किसी एक पहलू को अपनी उस पहचान का बड़ा हिस्सा बनाने से बचें जो आप हैं। निवेशक पॉल ग्राहम के शब्दों में, अपनी पहचान को संक्षिप्त ही रखें। जितना अधिक आप एक ही धारणा से स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, जीवन की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में उतनी ही परेशानी आएगी। यदि आप अपना सब कुछ एक ही चीज पर लगा देते हैं या फर्म के भागीदार से जोड़ देते हैं या जो भी हो, तो आपके जीवन में उस पहलू में जो नुकसान होगा वो आपको हिलाकर रख देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर आपकी सेहत के लिए आपको डाइट बदलनी होती है, तो आपकी पहचान का संकट हो जाएगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप नाजुक हो जाते हैं। एक ही चीज टूट जाने पर आप खुद को खो देते हैं। युवा अवस्था में एथलीट होना मेरी पहचान का अहम भाग था। मेरे बेसबॉल के कैरियर का अंत होने पर मुझे अपने आप को ढूंढने में परेशानी हुई। जब आप पूरा जीवन एक ही तरीके से खुद को परिभाषित करने में लगा देते हैं और यदि वो गायब हो जाए तो फिर आप क्या रह जाते हैं। मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व उद्यमी इसी तरह के अनुभव बताते हैं। यदि आपकी पहचान एक ही धारणा में बंधी हुई है, जैसे मैं महान सैनिक हूँ, तो जब सेवा काल समाप्त होगा तब क्या करेंगे। कई व्यवसायियों के लिए उनकी पहचान एक पंक्ति से बंधी होती है, मैं CEO हूँ या मैं संस्थापक हूँ। यदि आपने उठते बैठते हर पल व्यवसाय के लिए लगाया है, तब कैसा लगेगा जब आप कंपनी बेच देंगे। ऐसे नुकसानों से पार पाने के लिए खुद को इस तरह पुनः परिभाषित करें ताकि आपकी पहचान वो हिस्सा तब भी बना रहे जब आपकी भूमिका बदल जाए। नंबर 1, मैं एथलीट हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता हूँ। मैं महान सैनिक हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अनुशासित, भरोसेमंद और किसी भी टीम में चल सकता है। मैं CEO हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीजों का सर्जन करता है। जब प्रभावी तरीके से चयन किया जाता है तो पहचान लचीली होती है, ना कि नाजुक। जैसे पानी किसी रुकावट के आसपास बह रहा हो, आपकी पहचान विरोध में काम करने की बजाय बदली परिस्थितियों के अनुरूप काम करेगी। ताओ ते चिंग के एक कथन उदित है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समावित करता है। मानव जब पैदा होता है तो नरम और सुमन्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जब मरते हैं तो भुरभुरे और सूखे हो जाते हैं। इसलिए जो भी कड़ा या लचीला नहीं है वो मृत्यु का अनुयायी है। जो भी नरम और झुकने वाला है वो जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नरम और सुमन्य चलता रहता है। लाओ त्सु। आदतें अनेक फायदे कराती हैं, लेकिन इनमें कमी ये है कि वे हमें विचार की पुरानी प्रवृत्तियों में बांध देती हैं और भले ही आसपास की दुनिया बदल जाए, लेकिन वे बनी रहती हैं। हर चीज अस्थायी होती है, जीवन सतत बदलता रहता है। इसलिए समय समय पर आपको ये जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पुराने विचार और आपकी पुरानी धारणाएं अब भी आपको लाभ दे रही हैं। स्व चेतना का अभाव विष के समान है, प्रतिबिंब और समीक्षा विष हरण के समान है। अध्याय का सार। नंबर 1, आदतों का लाभ ये होता है कि हम चीजों को बिना सोचे कर सकते हैं। कमजोरी ये होती है कि हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 2, आदत प्लस सुविचारित अभ्यास = महारत। नंबर
3, प्रतिबिंब और समीक्षा वो प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है। नंबर 4, जितनी अधिक किसी पहचान से चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा।